हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स स्पेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो अमेंडमेंट्स उन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में किए हैं उसका इफेक्ट रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट पे क्या आएगा, और सेकंड इफेक्ट उसका जो आएगा वो एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कैलकुलेट करने के लिए क्या इफेक्ट आएगा, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ये सब देखने के पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। ओके, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाईज आर इंक्लूडेड, चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई हो चाहे वो इंट्रास्टेट सप्लाई हो। देन द नेक्स्ट आइटम विच इज इंक्लूडेड इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। जब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात करते हैं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या कवर होता है, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, nil rated supply and non-taxable supply. Then next item which is included in aggregate turnover is exports, that is zero rated supplies. फिर हम जो outward RCM supply करते हैं जिसके अंदर recipient pays tax to the government, such supplies are also included in the calculation of aggregate turnover. Okay, yes, अब ये जो aggregate turnover है हमको पूरे पैन इंडिया लेवल पे जो भी अपने पैन से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन हमने लिए हैं जीएसटी के अंदर, ओके, उन सारों का एग्रीगेट करके हमको उनका टर्नओवर कंसिडर करना है। ओके, सो अगर हम इंक्लूड्स वाली लिस्ट देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की तो यहाँ पे उन्होंने हर प्रकार का सप्लाई इंक्लूड किया है, चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे वो इंट्रास्टेट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो निल रेटेड हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल ही क्यों ना हो, तो वो भी इंक्लूड कर दिया गया है अलॉन्ग विथ आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई। फिर अगर हम एक्सक्लूड देखते हैं तो उन्होंने वहां पे जीएसटी कंपोनेंट और जीएसटी सेस एक्सक्लूड कर दिया है व्हाइल कंसिडरिंग द एग्रीगेट टर्नओवर, एंड आल्सो इनवर्ड आरसीएम सप्लाई इज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कवरेज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, यस, नाउ दिस पर्टिकुलर एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्पसेस। अब रजिस्ट्रेशन में जो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है अपने जीएसटी के अंडर, ओके, तो उसको समझने के लिए हमको उस 10 लाख 20 लाख 40 लाख कैलकुलेट करने के लिए, ओके, वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द डेफिनेशन एंड द इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। और साथ ही साथ कॉम्पोजिशन डीलर के लिए जो लिमिट है 150 लाख की, स्पेशल स्टेट्स में 75 लाख की, एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो 50 लाख का लिमिट है, ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए भी हमको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम अगर रजिस्ट्रेशन, पहले लेट्स फोकस ऑन रजिस्ट्रेशन देन विल कम टू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अंडरस्टैंड, रजिस्ट्रेशन में हम जब 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की लिमिट कैलकुलेट करते हैं, in that case, okay, in that case to make applicable the GST provisions, पहले हमको देखना पड़ता है कि whether the particular assessee is indulged into supply of goods और supply of goods plus services. Okay, अगर वो सिर्फ और सिर्फ supply of goods करता है तो इसके लिए threshold limit is applicable as 40 lakh rupees. Okay, yes, definitely वो देखना पड़ेगा कि कौन से states में है। Okay, then depending on that उसको limit 40 lakh की applicable हो जाएगी। Okay, but अगर good supply of goods plus services है, in that case the limit has been set to rupees 20 lakh. Okay, now what has been introduced, there is a small definition, there is a small circular जो already issue कर दिया गया है और उसमें क्या mentioned है, okay, as per the particular changes that has been introduced under GST laws, तो उनका क्या कहना है कि अगर ये सर्विस कंपोनेंट जो गुड्स प्लस सर्विसेज हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर इस सर्विसेज कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट अगर हमको लोन्स एंड एडवांसेस से या डिपॉजिट से मिला है, माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट हमको लोन्स से या डिपॉजिट्स पे अगर हमको कोई इंटरेस्ट मिला है, सेविंग्स अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से, लोन्स एंड एडवांसेस से, ओके, तो उनका क्या कहना है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इट विल बी डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। और आपको लिमिट कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी, उस केस में आपको लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी 40 लाख रुपए की। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज करते हो तो हमको देखना है कि सर्विसेज कौन सी है, अगर वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस है, देन इन दैट केस द टोटल सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और आपको 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, यस, अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन स्कीम की, तो इन दैट केस जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का कॉम्पोनेंट है, ओके, इट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, बट फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस
हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, हम उस अमाउंट को एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेंगे. ओके, मैंने कुछ छोटे बेसिक एग्जांपल्स कवर करने की कोशिश करी है. ओके, विद द हेल्प ऑफ विच हम ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ पाए. उसके पहले रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 22 में कवर्ड है. ओके, और जो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में चेंजेस लाए हैं, इसका एग्रीगेट इफेक्ट क्या आएगा ये देखने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं इन स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. ओके, तो इन 4 स्टेट्स में लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए. इफ द थ्रेशोल्ड लिमिट इज व्हाट सेट एज 10 lakh rupees. अगर अपना एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 10 lakh, then in that case you need to get registration under GST. In the states of Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Uttarakhand, Pondicherry, Telangana, the limit has been set to 20 lakh rupees. The threshold limit is 20 lakh. Okay, in other states and Jammu and Kashmir. In this case, if you are indulged into supply of pan masala, tobacco, ice cream, the limit has been set to 20 lakh. Okay, in all other states, अगर आप सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हो, अगर इन 3 गुड्स को छोड़ के अगर आप किसी बाकी के अदर गुड्स का सप्लाई करते हो, द लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 40 lakhs. अगर गुड्स प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट है, अगेन द लिमिट इज 40 lakhs. अगर ओनली सर्विसेज है, द लिमिट हैज बीन सेट टू 20 lakh. अगर आप गुड्स प्लस अदर सर्विसेज, इंटरेस्ट छोड़ के अगर अदर सर्विसेज का सप्लाई करते हो, इन दैट केस द लिमिट हैज बीन सेट टू 20 lakhs. Okay, yes, let's see a small simple example on this particular concept. मानो कि Mrs. PBT is a supplier of goods and is engaged in trading of goods of rupees 15 lakh. Okay, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 15 लाख रुपए, और उसको इंटरेस्ट मिला है. इंटरेस्ट कितना मिला है, 6 लाख रुपए. अब हमको देखना है कि वेदर Mrs. PBT is eligible for registration. Okay, हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त हम ये 15 लाख रुपए लेंगे जो उनको ट्रेडिंग से मिला है. राइट, इसमें अंडरस्टैंड, क्या इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कंपोनेंट ऐड होगा, जी हाँ ऐड होगा, तो 6 लाख भी ऐड हो जाएगा. तो ऐसे देखें तो 21 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया. ओके, तो बिफोर द चेंजेस व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. ओके, तो अगर गुड्स प्लस सर्विसेज है तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का एप्लीकेबल था पहले. राइट, तो उस अगर पुराने लॉ से जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इफ गुड्स प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट है, in that case the limit applicable will be 40 lakh, and because the limit is 40 lakh, she is not liable for registration. Okay, she is not liable for registration. So this is the effect of the changes which has been introduced in the calculation of aggregate turnover for registration purposes. ओके, अब देखते हैं कि कॉम्पोजिशन डीलर में ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट का कंपोनेंट है, उसको किस प्रकार से डील किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त. Okay, yes, come on, let's see. Okay, what is the small example here? The small example here is PBT and Company is a manufacturer and has only one branch, जिसका turnover in the preceding financial year was 154 lakhs, which includes interest of rupees 7 lakh on loans and advances. Information for current financial year is as follows. Okay, तो उन्होंने बोला है कि टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है 20 लाख रुपए का. फिर उन्होंने बोला है कि टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, रेस्टोरेंट्स छोड़ के दूसरे सर्विसेज है, वो है 16 लाख, और इस 16 लाख में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, 4 लाख रुपए का. सो वी हैव टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड टैक्स पेएबल इन करंट फाइनेंशियल ईयर. हमको देखना है कि जो ये पीबीटी एंड कंपनी है ये कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर होगी या नहीं होगी. अब कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर होगी या नहीं होगी, इसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, दैट वी नीड to check what is the aggregate turnover of preceding financial year. तो अगर मैं aggregate turnover of preceding financial check करती हूँ, in that case what is the turnover, rupees 154 lakhs, correct? Okay, but इस 154 lakhs पे उन्होंने क्या बोला है कि 7 lakhs is what, interest on loans and advances. Now tell me, is interest on loans and advances considered for calculation of OTO in case of कॉम्पोजिशन स्कीम? नहीं, तो वो यहां से लेस हो जाएगा. तो लेस 7 लाख अगर मैं करती हूं, इन दैट केस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एटीओ हो जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर हो जाता है 147 lakhs. एंड इन दिस केस माय डियर स्टूडेंट्स,
sorry, my dear friends, and in this case, my dear friends, this 147 lakhs is within the limit of 150 lakhs, and yes, so they are eligible. This particular assessee, PBT and company, is eligible for composition scheme. ओके, इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. अब बिकॉज सर्विसेज कंपोनेंट है तो हमको और एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, तो वो भी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि जो सर्विसेज कंपोनेंट है वो सर्विसेज कंपोनेंट कितना होना चाहिए. 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर. ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ये सर्विसेज का कंपोनेंट कितना है. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मैं कितना लूंगी, 150 की 147. सो अगर मैं 147 का 10% करती हूं, सो दिस कम्स टू 14.7 lakhs or 5 lakhs, whichever is higher. So here the limit is 14.7. ओके, यस. अब मुझे चेक करना है कि मेरा कि जो सर्विसेज कंपोनेंट है पीबीटी एंड कंपनी का, इफ आई एम पीबीटी एंड कंपनी, तो मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है, मेरा करंट सर्विसेज का पोर्शन कितना है. तो ओके, यस. सो करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्विसेज का पोर्शन कितना है उतना चेक कर लेते हैं. ओके, यस. तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज, माय फ्रेंड्स, कितना हमने दिया है, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज 16 lakhs. ओके, बट इस 16 लाख में से लेस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट लेस हो जाएगा, तो मैंने इसमें से 4 लाख लेस किया. ओके, सो नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, नाउ टेल मी हाउ मच इज द सर्विसेज कंपोनेंट. 12 lakh. सो सॉरी, इट इज 12 lakh. सो अब देखो, क्या ये 12 लाख 14.7 लाख जो एलिजिबल लिमिट है, क्या उसके अंडर है. मतलब ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया, मतलब दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो गए. सो दिस पर्टिकुलर पीबीटी एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. ओके, यस. अब अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल है, सो व्हाट विल बी द टैक्स पेएबल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. यस, सो टैक्स पेएबल विल बी हाउ मच. Yes, my dear friends, come on. Tax payable will be how much? What is the turnover of taxable supply of goods here? It is 20 lakhs. Okay. Yes. So 20 lakhs plus how much is the turnover of taxable supply of services? हम लोग कितना लेंगे? It is 12 lakh. So here the total turnover comes to 32 lakhs and is paid at the rate of, yes, my dear friends, is paid at the rate of 0.5% CGST and 0.5% SGST would be applicable. Okay, so in this way the payable would be how much, 16,000 CGST and 16,000 SGST would be payable. Clear, my dear friends? Yes, so this is one of the very important concepts which has been amended under GST laws. Thank you so much. If you like this particular session, please subscribe to our channel and press the bell icon for more and more tax updates which shall be following. Thank you so much.